गुड इवनिंग क्लास। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आपका जीए गुरु, और आज मैं आपके साथ लाइव हूं आज के करंट अफेयर डेली डोज के साथ। और स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर आज का। सबसे पहले सभी को वेरी गुड इवनिंग, सभी लोग जुड़ जाइए और स्टार्ट करते हैं आज का डेली डोज करंट अफेयर। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारी क्लासेस की शुरुआत जो होती है वो सबसे पहले कोटेशन से होती है। तो एक कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। एक इंसान दो चीज़ों से बनता है, एक तो किस्मत और दूसरा मेहनत। किस्मत सबकी होती नहीं और मेहनत सबसे होता नहीं। सिंपल सी बात है कि अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो उसके लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मेहनत। सफलता कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है या शॉर्टकट नहीं होता है कि किसी भी चीज़ की शॉर्ट ट्रिक हो या शॉर्टकट हो और सिलेक्शन मिल जाए। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसके लिए हमें मेहनत ही करनी पड़ती है। तो मेहनत करने से मतलब ये है कि प्रॉपर जो आपके सब्जेक्ट हैं उस पर प्रॉपर टाइम दिया जाए। जैसे अगर हम टाइम टेबल की बात करें, केवल एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं होगा, सभी सब्जेक्ट का टाइम आप बना लीजिए। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, जीएस, जो भी सब्जेक्ट हैं, कितना टाइम देना है ये आपको डिसाइड करना है। एक बहुत सारे बच्चों की ये बात होती, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पर कितना टाइम देना है, या कभी कभी ये होता है, ये कहा जाता है कि सर किस सब्जेक्ट पर हम कितना टाइम दें। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे पहले आपको अपनी कमियां जाननी है। देखो सिंपल सी बात आप समझिए, आपकी कमी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब सपोज कीजिए कि आपका वीक सब्जेक्ट अगर मैथ है तो आपको टाइम मैथ पे देनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपका जो टफ अगर है तो वीक सब्जेक्ट अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश पे टाइम देना है। बस सिंपल सा मतलब है, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है। टाइम आपको सब पे देना है, बस आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के डे की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हैप्पी इंजीनियर्स डे कहें तो आज इंजीनियर्स डे है। एम विश्वेश्वरैया के नाम पर, या कहें तो इनके याद में, या कहें तो ये एक इंजीनियर थे जिनकी वजह से हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं। तो एवरी सितंबर, अगर एवरी 15 सितंबर हम इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद बात करें तो एक डे और भी है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। तो आज के लिए दो डे हैं, इंजीनियर्स डे और दूसरा है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर है? देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डे से रिलेटेड दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो थीम और दूसरा जो भी डे है। अगर थीम डे से, अगर थीम्स नहीं है तो उससे रिलेटेड आपको डेज आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो आज आपके लिए हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं और उन क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं। जो भी क्वेश्चंस के जवाब देते हैं, आंसर से आपको ये नहीं मतलब है कि आपके आंसर सही होते हैं या गलत होते हैं, आपको कोशिश करनी है। अगर कोशिश करेंगे तो आपको सही आंसर मिल पाएंगे, आप आसानी से समझ पाएंगे गलतियां कहां पर आप कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? तो सबसे पहले सभी लोग मैसेज अगर कर सकें तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, देख तो लें कि भाई कितने लोग लाइव चल रहे हैं। और आप लोग स्टार्ट कर लीजिए, क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। अगर आप तैयार हैं तो जी सर टाइप कर दीजिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, द हिंदी डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द कंट्री ऑन व्हिच डे। हिंदी दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है देश में, कहें तो द हिंदी डे कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 30 सितंबर, सेकंड ऑप्शन है 12 सितंबर, थर्ड ऑप्शन है 14 सितंबर और फोर्थ ऑप्शन है 11 सितंबर। आपके पास चार ऑप्शन है, जल्दी से इसके रिप्लाई आने चाहिए। हाँ, कई लोगों के आंसर 13 सितंबर, 12 सितंबर, 14 सितंबर, बहुत सारे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर
इसका राइट आंसर है 14 सितंबर। जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। पिछली जो क्लास थी उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को हर साल मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हु क्लिंच द वोमेन्स सिंगल टाइटल इन द 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट। अभी हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ है। मैंने अभी आपको बताया था स्टार्ट में ही कि सबसे पहली चीज कि अगर हम बात करें टेनिस टूर्नामेंट की, तो टेनिस टूर्नामेंट में 4 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं जिन्हें हम ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है और यूएस ओपन की बात करें तो यूएस ओपन भी खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। हार्ड कोर्ट का मतलब जो उसका सरफेस होता है वो सीमेंटेड या कहें तो कुछ हार्ड सरफेस होता है। क्ले कोर्ट की बात करें तो मिट्टी पर खेला जाता है। ग्रास कोर्ट की बात करें तो ये घास पर खेला जाता है। अगर हम हार्ड कोर्ट की बोले तो ये हार्ड सरफेस पर खेला जाता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में वोमेन सिंगल टाइटल यूएस ओपन टेनिस, मतलब एक लाइन में कहा जाए तो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिलाओं में सिंगल टाइटल किसने जीता है। आपके ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन हैं। नाओमी ओसाका, विक्टोरिया अजारेंका, एशले बार्टी और बियांका एंड्रेस्क्यू। इसका सही आंसर है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका कहां से है, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो नाओमी ओसाका कहां से बिलोंग करती हैं? नाओमी ओसाका जापान से बिलोंग करती हैं। क्लियर यहां तक? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है हु विन द मेंस सिंगल टाइटल एट द 2020 यूएस ओपन टूर्नामेंट। अभी मैंने आपको बताया कि जो विमेंस का जो वुमेन टाइटल था उसे नाओमी ओसाका ने जीता था। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि मेंस का यूएस ओपन टूर्नामेंट किसने जीता। ऑप्शंस आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। राफेल नडाल, डोमिनिक थीम, अलेक्जेंडर ज़ेवरेव और 4th ऑप्शन है नोवाक जोकोविक। क्लियर है? तो आपके सही आंसर इसका जो भी सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में सोनिया शर्मा मैम ने 14 सितंबर पहला सही आंसर दिया था। सारिका मैम वेरी गुड। गुंजन सर वेरी गुड। चलिए इसका सही आंसर है डोमिनिक थीम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज वॉन द फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 हेल्ड एट मुगले सर्किट इटली। अभी हाल ही में टस्कन ग्रैंड प्रिक्स हुआ है जो इटली में हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शंस की बात करें तो पियरे गैस्ले, लुइस हैमिल्टन, तीसरा ऑप्शन है मैक्स वर्स्टैपेन और 4th ऑप्शन है वोल्टारी बोटास। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पियरे गैस्ले, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपेन और वोल्टारी बोटास। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करिए। प्रशांत सर ने आंसर किया है वोल्टारी बोटास, 4th ऑप्शन। वेरी गुड। चलिए इसका जो सही आंसर है वो है लुइस हैमिल्टन। अगर हम बात करें तो करेंटली अगर हम बात करें तो 9 टूर्नामेंट हुए, मैंने आपकी पिछली क्लास में ही बताया था, जिसमें से लगभग बात करें तो सबसे ज्यादा 6 टूर्नामेंट लुइस हैमिल्टन ने जीते हैं। तो आपको ये याद रखना है सबसे ज्यादा टूर्नामेंट किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन। और लुइस हैमिल्टन की बात करें तो ये मर्सिडीज
रन कराते हैं। बात करें फॉर्मूला 1 रेसिंग की बात करें तो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2019 में सबसे ज्यादा टूर्नामेंट लुइस हैमिल्टन ने जीता था। क्लियर है? तो लुइस हैमिल्टन याद रखना है आपको। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ हैज अपॉइंटेड व्हिच बॉलीवुड एक्टर एज इट्स सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट कैंपेन फॉर एवरी चाइल्ड। चलिए अभी बात करें तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड मतलब यूनिसेफ ने फॉर एवरी चाइल्ड के लिए किस बॉलीवुड एक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए। इसके 4 ऑप्शन है, अमिताभ बच्चन, सेकंड ऑप्शन सलमान खान, थर्ड ऑप्शन अक्षय कुमार और फोर्थ ऑप्शन है आयुष्मान खुराना। इसका सही आंसर प्रशांत सर ने दे दिया है, इसका सही आंसर है आयुष्मान खुराना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो आपको समझना है कि जब भी मेरी करंट अफेयर की क्लास होगी तो जितने भी जो भी क्लासेस होंगी उससे रिलेटेड आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, और अगर आप क्वेश्चंस का सही जवाब देते हैं तो आपको आसानी से किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर गलत जवाब भी देते हैं तो कोई इशू नहीं है, जब आप इसके सही आंसर आप करेंगे तो आपको क्वेश्चंस अपने आप याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सभी को थैंक यू, सोनिया शर्मा मैम, शारिका त्रिपाठी मैम, प्रशांत सर, गुंजन सर, सालू मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के करंट अफेयर की बात करें तो आज का करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये न्यूज है जापान से। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिहिदे सुगा को देश की सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नए प्रमुख और जापान के प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है। एग्जाम की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्योंकि अगर हम बात करें तो जापान के पीएम की बात की जा रही है। इससे पहले जापान के पीएम थे शिंजो अबे। जापान के पीएम थे शिंजो अबे। तो शिंजो अबे पीएम थे और हाल ही में इन्होंने रिजाइन किया है। तो इसके बाद योशिहिदे सुगा को जापान के नए पीएम के रूप में चुना गया है। जापान चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी योशिहिदे सुगा हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ ऑफ कंट्रीज रूलिंग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी एंड प्राइम मिनिस्टर डिग्नेट ऑफ जापान। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में योशिहिदे सुगा को चुना गया है। अभी अगर हम बात करें तो इससे पहले याद रखना है जापान के प्रधानमंत्री कौन थे? शिंजो अबे। जापान से रिलेटेड 2 फैक्ट और भी हैं। सबसे पहली बात तो जापान की अगर हम बात करें तो जापान की कंट्री की बात करें तो कंट्री की जापान, और अगर हम इसके कैपिटल की बात करें तो कैपिटल इसकी टोक्यो, और अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी इसकी है येन। तो 3 फैक्ट आपको, 2 फैक्ट भी याद रखने हैं, कैपिटल टोक्यो और करेंसी येन। इससे पहले अगर पीएम की बात करें तो शिंजो अबे, और अभी हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? योशिहिदे सुगा। नाम थोड़ा सा टिपिकल होता है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नाम आपको तो लिखना भी नहीं है एग्जाम में, केवल आपको ऑप्शन से ही टिक करने हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है गौरी खान से रिलेटेड। गौरी खान अगर बात करें तो शाहरुख खान की वाइफ हैं, इनसे रिलेटेड एक न्यूज है। वैसे तो शाहरुख खान की वाइफ है तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि माई लाइफ इन डिजाइन गौरी खान की अपनी पहली पुस्तक की घोषणा की। तो इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान एक एक्टर डायरेक्टर की बात करें, डायरेक्टर के साथ साथ एक इंटीरियर डिजाइनर भी हैं। तो इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान हैज ऑथर्ड हर फर्स्ट बुक टाइटल्ड माई लाइफ इन डिजाइन which will be published by Penguin Random House India in 2021। एग्जाम के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से माई लाइफ इन डिजाइन बुक का नाम इनका इंपॉर्टेंट है। माई लाइफ इन डिजाइन किसकी बुक है? ये गौरी खान की बुक है, और इसे पब्लिश कौन कर रहा है? पेंगुइन रैंडम हाउस। कब? 2021। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, माई लाइफ इन डिजाइन। देखिए मैं आपको एक सेशन प्रोवाइड करूंगा जिसमें मैं 2020 की जितनी भी बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, उनकी लिस्ट में प्रोवाइड करूंगा।
जो भी बुक्स ऑथर्स मैं आपको बताता चलूंगा उनका एक जगह पर अलग से आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे कि एग्जाम टाइम में केवल आपको एक रिवीजन करके आपको एग्जाम में जाना होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है एडीबी से रिलेटेड। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, समीर कुमार खरे ने एडीबी में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। समीर कुमार खरे अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट एडीबी। अगर हम बात करें एडीबी की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसके हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। इसकी अगर हम बात करें एस्टैब्लिशमेंट की तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1966 में। अगर हम डेट की बात करें तो 19 दिसंबर 1966 में। इसके बाद बात करें इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट मसात्सुगु MASATSUGU असाकावा। नाम थोड़े से अजीब से होते हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में केवल ऑप्शन से आपको टिक करने हैं। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? फिलीपींस में है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर इंपॉर्टेंट है 1966, और इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? मसात्सुगु असाकावा। नाम थोड़ा सा अजीब सा है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, फॉरेनर नेम है, थोड़े से नाम टफ होते हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है? एडीबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? समीर कुमार खरे जी को एडीबी का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। क्लियर यहां तक? चलिए आगे की बात करें। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर को वाशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। 1988 बैच आईएएस ऑफिसर राजेश खुल्लर has been appointed as executive director at वर्ल्ड बैंक in Washington DC। कहने का मतलब वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए अपॉइंट किए गए हैं राजेश खुल्लर जी, जो एक आईएएस ऑफिसर हैं 1988 बैच के। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो बातें हैं, एक तो याद रखना है वर्ल्ड बैंक, और दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है राजेश खुल्लर। तो राजेश खुल्लर नाम इंपॉर्टेंट है, और दूसरा क्या बनाए गए हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कहां के बनाए गए हैं? विश्व बैंक के। अगर हम विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मैं उसको लिख दे रहा हूं। सबसे पहली चीज तो प्रेसिडेंट की बात करें, इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मलपास। और इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर ऑलरेडी लिखा हुआ है वॉशिंगटन डीसी। और अगर हम एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें, एस्टैब्लिशमेंट ईयर तो एस्टैब्लिशमेंट ईयर हुआ था इसका 1944। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? 1944 इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन है इसके प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में। एग्जाम के लिए बस इतने सा इंपॉर्टेंट है कि राजेश खुल्लर जी को वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। प्रेसिडेंट याद रखना है, हेडक्वार्टर याद रखना है, और इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक उच्च अधिकारी प्राप्त मंत्री समूह का गठन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस EGOM का अध्यक्ष बनाया गया है, या कहें तो इसका अध्यक्ष चुना गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एन एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स EGOM टू ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इज द चेयरमैन ऑफ द एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। अब एक बात ध्यान से समझनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, जिसको हेड कौन कर रहा है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह की बात करें तो करंट में ये एक डिफेंस मिनिस्टर हैं। करंट में अगर हम बात करें तो ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं।
और अगर हम इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, ये इनका निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ। तो यहां पर दो बातें याद रखनी है, डिफेंस मिनिस्टर लखनऊ और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो लखनऊ है। और इन्हें अभी हाल ही में रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं, इन्हें आयुध निर्माण बोर्ड का एक उच्च अधिकारी अध्यक्ष या कहें तो इनकी निगरानी में ये बोर्ड रखा गया है। चलिए अब बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है उड़ीसा से। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा गरिमा नामक एक नई योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य में कोर स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा नवीन पटनायक हैज लॉन्च्ड a new scheme named Garima, which aim to ensure economic safety and social dignity of core sanitation workers in the state। तो यहाँ पर यहाँ बात करें सैनिटाइजेशन की बात करें, सैनिटेशन से रिलेटेड एक न्यूज है। इस स्टेट में जितने भी को वर्कर्स हैं, कोर सैनिटेशन वर्कर हैं, किस स्टेट की बात कर रही है? उड़ीसा। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं? इस स्कीम को किसने लॉन्च की है? नवीन पटनायक ने। किस स्टेट में स्टार्ट हुई है? उड़ीसा में। और स्कीम का नाम क्या है? गरिमा। अब अगर हम गरिमा स्कीम की बात करें तो इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट है पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, अराउंड 20,000 कोर सैनिटेशन वर्कर, मतलब कि 20,000 करोड़ सैनिटेशन वर्कर को और फैमिलीज को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। गरिमा स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन ऑल द 114 अर्बन लोकल बॉडीज, मतलब 114 शहरी क्षेत्रों में इसे उड़ीसा के स्टार्ट किया जा रहा है। इनिशियली द स्टेट गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसका फंड कितना? 50 करोड़। मतलब कि अगर एग्जाम में पूछा जाए तो गरिमा स्कीम के लिए कितना फंड रखा गया है? 50 करोड़। इसके बाद बात करें द वर्किंग आवर फॉर सैनिटेशन वर्कर, तो जो सैनिटेशन मतलब कि जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं जो उस पर्टिकुलर जगह पर सैनिटाइजेशन वर्क करेंगे, वो कितना वर्क करेंगे? 6 आवर पर डे, मतलब कि 6 आवर पर डे। और बजट की बात करें तो कितना बजट रखा गया? 50 करोड़। कितनी अर्बन बॉडीज की बात कर रहे हैं तो 114। और कितने करोड़ सैनिटाइजेशन वर्कर्स की रिक्वायरमेंट हो रही है? तो 20,000। लास्ट लाइन बात करें तो द कोर सैनिटेशन वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज मेंबर्स विल बी कवर्ड अंडर द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें इनका चेकअप है, हाउसिंग है, एजुकेशनल सपोर्ट है, मोबिलिटी सपोर्ट है, सारी चीजें ये गवर्नमेंट क्या करेगी? प्रोवाइड करेगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो बातें याद रखनी है। गरिमा स्कीम लॉन्च किसने किया या इनॉग्रेट किसने किया? तो इनॉग्रेट किया था नवीन पटनायक ने, जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। अब बात करते हैं उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हैं। अगर हम गवर्नर की बात करें, तो गवर्नर हैं इसके गणेशी लाल है। अगर इसके हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है इसकी भुवनेश्वर। कैपिटल है भुवनेश्वर। गवर्नर है इसके गणेशी लाल और सीएम कौन है इसके? नवीन पटनायक। तो उड़ीसा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। चलिए बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में 1,75,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित पक्के घर सौंपे गए। इंग्लिश में रिपीट कर दे रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज एड्रेस्ड द गृह प्रवेशम इवेंट इन मध्य प्रदेश थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अंडर दिस 1.75 lakh families in मध्य प्रदेश were delivered पक्का हाउस अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करें तो इस योजना के तहत 1.75 लाख फैमिलीज को मध्य प्रदेश में पक्का हाउस कहें तो मतलब कि पक्के मकान प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इस स्कीम का नाम क्या है? गृह प्रवेश कार्यक्रम। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, किस स्टेट में? मध्य प्रदेश में। स्कीम का नाम है गृह प्रवेश।
अगर बात करें किसने इनॉग्रेट किया है, नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अर्लियर नोन एज इंदिरा आवास योजना, इज अ स्कीम फॉर रूरल हाउसिंग बाय द इंडियन गवर्नमेंट। जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, जिसे आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से जानते हैं। मैंने बजट में भी इसे डिफाइन किया था या डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट का ये डेटा है या कहें तो ये लक्ष्य है 2020 तक सभी को मकान देने की। जब बजट 2000 अगर बात करें, जब करंटली जब बजट अनाउंस्ड किया गया था फरवरी में, तो वहां पर मैंने आपको बताया था। अच्छा, एक बजट की बात करें तो बजट हमेशा फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब को, बजट कब अनाउंस किया जाता है? फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब, 1 फरवरी को बजट। मान लीजिए अगर 1 फरवरी को हॉलीडे हो तो बजट का पेश किया जाएगा 2 को। तो जब बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया था तो मैंने ये कहा भी था कि सभी को, प्रधानमंत्री जी ने घर की बात की है बट रामलला की बात अभी तक नहीं की थी। बट आपने देखा कि यहां पर अगस्त में, जहां पर ये भी आपने देखा कि वहां पर राम जन्मभूमि की नींव भी रखी गई। तो एक लाइन में कहा जाए तो 2022 तक सभी को नहीं, भगवान राम को भी घर मिल गया। तो यहां पर बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आते हैं अपने टॉपिक पर। द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम बाय ईयर 2022। मतलब 2022 तक का लक्ष्य है सभी को घर दे दिया जाए। क्लियर है? चलिए, द मेन एम ऑफ द PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम, इज टू प्रोवाइड द पक्का हाउस विद द सम ऑफ बेसिक एमिनिटीज। क्लियर है? तो मैंने अभी बता दिया आपको। This scheme is meant for people who do not own a house and people who live in कच्चा हाउस और houses and several damaged। कहने का मतलब है यह स्कीम उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई अपना घर नहीं है, या वो कच्चे मकानों में अभी भी रह रहे हैं, या वो ऐसे मकानों में रह रहे हैं जो क्या है, काफी डैमेज्ड हैं या डैमेज मकानों में रह रहे हैं या टूटे फूटे मकानों में रह रहे हैं। तो यह स्कीम उन लोगों को कवर कर रही है जो डैमेज्ड मकान में है, या वो कच्चे मकानों में हैं, या उनके पास कोई घर नहीं है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण उन सभी को पक्का हाउस प्रोवाइड करने की योजना है। तो एक बहुत बड़ी योजना है भाई। अगर हम आज के समय में बात करें तो रहने के लिए घर और भाई अगर बात करें तो भोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर भोजन और घर अगर मिल रहा है तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान ये बेसिक नीड में आती है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट लाइन, एट प्रेजेंट द मिनिमम साइज ऑफ द हाउसेस टू बी बिल्ड अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम हैज बीन इंक्रीज टू 25 स्क्वायर मीटर। जो पहले 20 स्क्वायर मीटर था, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 25 स्क्वायर मीटर। देखिए, अगर बड़े एग्जाम की बात करें तो बड़े एग्जाम में डेटा भी डिटेल पूछा जाता है। बजट की बात करें तो याद रखना है, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ग्रामीण है उसका टारगेट क्या लिया गया है? 2022। ये उन लोगों के लिए है जिनके घर, जो ऐसे घर में रह रहे हैं जो डैमेज्ड हैं, टूटे फूटे मकानों में रह रहे हैं, या जिनके पास घर नहीं है अभी तक, या जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं, या जिनके पास कोई मकान नहीं है। तो इन सभी लोगों को टारगेट किया जा रहा है, सबको प्रोवाइड करना। योजना का नाम याद रखना है, प्रधानमंत्री आवास योजना। हो सकता है शॉर्ट टर्म या हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। इन PMAY, M स्टैंड्स फॉर, A स्टैंड्स फॉर, तो याद रखना है प्रधानमंत्री आवास योजना। पुराना नाम क्या था इसका? इंदिरा आवास योजना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। टी ग्रुप ने जिन फ्रेजर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना है, वह इस प्रमुख वैश्विक बैंक की पहली महिला CEO होंगी। वह माइकल कॉर्बेट का स्थान लेंगी, जो फरवरी 2021 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कहने का मतलब टी ग्रुप ने, सिटी ग्रुप में की बात करें, यहां पर टी ग्रुप करके यहां पर सिटी ग्रुप कर लेंगे। सिटी ग्रुप की बात करें, सिटी ग्रुप हैज नेम्ड जेन फ्रेजर एज इट्स नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सी विल द फर्स्ट फीमेल CEO ऑफ द मेजर ग्लोबल बैंक। सिटी ग्रुप की बात करें तो जेन फ्रेजर को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर
बनाया गया है या नेक्स्ट बनाया जाएगा, जो अभी किसकी जगह लेंगी, माइकल कॉर्बेट की जगह लेंगे, जो 2021 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो 2000 अभी अगर हम करेंटली बात करें तो सिटी ग्रुप के करेंटली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माइकल कॉर्बेट हैं, जो फरवरी 2021 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं या कहें तो रिटायर हो रहे हैं। उनके बाद जेन फ्रेजर पहली सीईओ होंगी, जो एक महिला हैं। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिटी ग्रुप की फर्स्ट फीमेल सीईओ कौन है, जेन फ्रेजर हैं। और अगर करंटली एग्जाम में पूछा जाए तो माइकल कॉर्बेट हैं। अच्छा, सिटी ग्रुप की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और करंट में अगर हम सीईओ की बात करें तो मैंने अभी बता ही दिया सीईओ कौन है, माइकल कॉर्बेट इसके सीईओ हैं। देखिए, करंट अफेयर बहुत ही इजी सेक्शन होता है। अगर आप करंट अफेयर को प्रॉपर अगर आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप देखते हैं तो चीजें अपने आप आसानी से आपको याद हो जाएंगी। डेली जो करंट अफेयर आप पढ़ते हैं उसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा। करंट अफेयर को एक बार आपको पढ़ना है, करंट अफेयर के पढ़ने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद जो भी डाउट्स हैं आपके वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। बस आपको रेगुलरली आपको लाइव रहना है। करंट अफेयर की जो डेली क्लासेस होती हैं वो 5 बजे से होती है। अभी करंटली जो टाइमिंग है 5 PM से है। अगर कोई भी इसमें चेंजमेंट होता है तो वो आपको हमारे चैनल पर आप तैयारीएग्जाम.com पर मिल जाएगा। आप इसको अपडेट रखिए। और करंट अफेयर के साथ सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, रेगुलरली मेंटेन करना है। रेगुलरिटी अगर मेंटेन कर रहे हैं आप, अगर आप रेगुलर करंट अफेयर को देख रहे हैं तो किसी भी एग्जाम के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मिलेंगे कल आपके लिए हम नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ, डेली डोज करंट अफेयर के साथ। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आपका जीए गुरु। थैंक यू क्लास।